नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर नेचर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मक्के की खेती के बारे में। और मक्का एक ऐसी फसल है दोस्तों जो एवरग्रीन है, कभी भी लगाई जा सकती है। खरीफ में, रबी में, जायद में या कभी भी मन करे आप मक्का लगा सकते हैं और मक्के की पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं मक्के की खेती के बारे में डिटेल में। तो मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है दोस्तों। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर के 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाना पॉसिबल है दोस्तों। तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में ली जा सकती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है दोस्तों। यह एक बहुउपयोगी फसल है और मनुष्य के साथ साथ पशुओं की आहार का प्रमुख अवयव भी है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों मक्का काफी उपयोगी है। मक्का का उपयोग जो है चपाती के रूप में, भुट्टे सेककर, मधु मक्का को उबालकर, कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, लैया के रूप में भी खाया जाता है। अब मक्का का उपयोग जो है कि कार्ड ऑयल, बायोफ्यूल के लिए भी होने लगा है। लगभग 65% मक्का का उपयोग मुर्गी व पशु चारा के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसमें पौष्टिक रुचिकर चारा प्राप्त होता है दोस्तों। भुट्टे काटने के बाद बची हुई कंडवी पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं। औद्योगिक दृष्टि से मक्का में प्रोटीनेक्स, चॉकलेट पेंट्स, स्याही, लोशन, स्टार्च, कोका कोला के लिए कॉर्न सिरप आदि बनने लगा है दोस्तों। बेबी कॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाला बिना परागित भुट्टो को ही कहा जाता है। बेबी कॉर्न का पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक होता है दोस्तों। तो मक्का काफी उपयोगी है मित्रों। अगर जलवायु और भूमि की बात करें तो मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए ऐसी भूमि जहां पानी का निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, खेत की तैयारी की अगर बात किया जाए, खेत की तैयारी के लिए पहला पानी गिरने के बाद जून माह में हैरो करने के बाद पाटा चला देना चाहिए। यदि गोबर की खाद जो है कि अवेलेबल हो, यदि गोबर की खाद आपके पास अवेलेबल हो, सड़ी हुई गोबर की खाद, तो अंतिम जुताई के समय जो है कि जमीन में मिला दें और अच्छे से मिक्स कर दें जमीन के अंदर। रबी के मौसम में कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करने के उपरांत 2 बार हैरो चलाना चाहिए दोस्तों। आप बात करते हैं हम लोग बुआई के समय की, तो खरीफ की बुआई जो कि जून से लेकर के जुलाई तक होती है। रबी की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक, जायद की बुआई फरवरी से लेकर के मार्च तक। आगे बढ़ेंगे मित्रों। किस्म की बात करें, उन्नतशील किस्मों की बात करें तो संकर किस्म में गंगा 5 100 से 15 दिन में पक के तैयार होती है। 50 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है दोस्तों। डेक्कन 101 105 से 115 दिन में तैयार होती है। 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। गंगा सफेद 2 105 से 110 दिन में तैयार होती है। 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। गंगा 11 100 से 105 दिन में और 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है दोस्तों। डेक्कन 103 110 से 115 दिन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है कि उपज देने का काम करती है। अब बात करेंगे दोस्तों कंपोजिट जातियों के बारे में, कंपोजिट वैरायटियों के बारे में। तो सामान्य अवधि वाली कंपोजिट वैरायटी दोस्तों चंदन मक्का 1 होती है और जल्दी पकने वाली चंदन मक्का 3, और अत्यंत जल्दी पकने वाली यानी 60 दिन में तैयार होने वाली और 3 पखिया चंदन सफेद मक्का 2। 3 पखिया यानी कि दोस्तों आपको 45 डे में अगर मक्का प्रोडक्शन करना है तो चंदन मक्का 2 लाइए और उसका जो है प्रोडक्शन करिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बीज की मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो संकर जातियों के लिए 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज और कंपोजिट जातियों के लिए 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर और हरे चारे के लिए 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बीज उपचार की बात करते हैं दोस्तों। तो बीज को बोने से पूर्व किसी फफूंदनाशक दवा जैसे थीरम या फिर एग्रोसेन जीएन 2.5 से लेकर के 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। एजियोस्पाइरलम या फिर पीएसबी कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए दोस्तों। अगर पौध अंतरण की बात करें, स्पेसिंग की बात करें, तो शीघ्र पकने वाली कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं।
मध्यम या देरी से पकने वाली की दोस्तों कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। हरे चारे के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। बुआई का तरीका, वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का बोना चाहिए दोस्तों। सिंचाई का साधन हो तो 10 से 15 दिन पूर्व ही मक्का की बुआई कर देनी चाहिए, इससे पैदावार में वृद्धि होती है। बीज की बुआई मेड़ के किनारे व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह पश्चात मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बुआई किसी भी विधि से की जाए, परंतु खेत में पौधों की संख्या 50 से 80 हजार प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये रहा बुआई का तरीका। अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की मात्रा की। तो शीघ्र पकने वाली में 80-50-30 केजी एनपीके की जरूरत होती है दोस्तों। मध्यम पकने वाली 120, 60 और 40 किलो प्रति हेक्टेयर एनपीके। देरी से पकने वाली 120, 75, 50 केजी एनपीके की जरूरत पड़ती है। और मिट्टी में जो है कि 5 से 8 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाना चाहिए, जिससे कि मक्के की खेती अच्छी तरीके से की जा सके दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। खाद एवं उर्वरक देने की विधि। तो नाइट्रोजन अगर देना है दोस्तों तो नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय, ठीक है, बेसल डोज के समय, और 1/3 मात्रा जो है कि 1 महीने के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में, और 1/3 जो है कि नर पुष्प आने के बाद, जब नर पुष्प आ जाते हैं, मंजरी आ जाती है ऊपर वाली, तो उसके बाद जो है कि देते हैं दोस्तों। इस तरीके से नाइट्रोजन की पूरी मात्रा देते हैं। और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है कि बेसल डोज के समय देना चाहिए दोस्तों। और कोशिश करना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर गहराई पे बीज के पास जो है कि फर्टिलाइजर को प्लेस करना चाहिए, जिससे कि बीज अंकुरण होने के पश्चात ही फर्टिलाइजर जो है कि न्यूट्रिएंट अपटेक करना शुरू करता है दोस्तों। अब बात करेंगे निराई गुड़ाई की। तो बोने के 15 से 20 दिन बाद डोरा चलाकर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, या रासायनिक शाकनाशी एट्राजिन नामक शाकनाशी का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। एट्राजिन का उपयोग अंकुरण पूर्व 600 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है। इसके उपरांत लगभग 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दिया जाता है दोस्तों। अब बात करेंगे अंतर्वर्ती फसलें क्या ले सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में। तो मक्का के साथ जो है कि उड़द, बरबटी, ग्वार, मूंग ले सकते हैं दोस्तों। मक्का के साथ सोयाबीन, तिल ले सकते हैं, या फिर मक्का सब्जी वाली अगर है तो सेम, भिंडी, हरा धनिया वगैरह ले सकते हैं। और मक्का के साथ ग्वार, बरबटी वगैरह जो है कि ये अंतर्वर्ती फसलें ली जा सकती हैं दोस्तों। अब बात करेंगे सिंचाई की। तो मक्का के फसल को पूरे फसल अवधि में लगभग 400 से 600 mm पानी की आवश्यकता होती है, तथा इसकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था पुष्पन और दाने भरने का समय होता है। इसके अलावा खेत में पानी की निकासी अति आवश्यक होती है। पौध संरक्षण की बात करें तो कीट प्रबंधन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो मक्का का धब्बेदार तना वेदक कीट, इस कीट की इल्ली पौधे की जड़ को छोड़कर समस्त भागों को प्रभावित करती है। सर्वप्रथम इल्ली तने को छेद करती है तथा प्रभावित पौधे व पत्ती व दानों को भी नुकसान करती है। इसके नुकसान से पौधा बौना हो जाता है तथा प्रभावित पौधे में दाने नहीं बनते। प्रारंभिक अवस्था में डेड हर्ट, सूखा तना बनता है तथा इसे पौधे के निचले स्थान पर दुर्गंध से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों गुलाबी तना बेधक कीट लगता है दोस्तों दूसरा कीट। इस कीट की इल्ली तने के मध्य भाग को नुकसान पहुंचाती है। फलस्वरूप मध्य तने में डेड हर्ट का निर्माण हो जाता है, जिस पर दाने नहीं आते हैं मित्रों। अब बात करेंगे मक्का में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो पहला रोग है दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू। बोने के 2 से 3 सप्ताह बाद यह रोग लगता है। सर्वप्रथम पर्ण हरिम का ह्रास होने लगता है, पत्तियों पर धारियां पड़ जाती हैं, प्रभावित हिस्से सफेद रुई जैसे नजर आने लगते हैं, पौधे की बढ़वार जो है कि रुक जाती है। उपचार जो है कि डाइथेनियम 45 दवा जो है कि 3 से 4 बार अगर छिड़काव किया जाए तो ये डाउनी मिल्ड्यू खत्म हो जाता है दोस्तों। दूसरा पत्तियों पर झुलसा रोग लगता है, पत्तियों पर लंबे नाव के आकार के भूरे धब्बे बनते हैं। रोग नीचे की पत्तियों से बढ़कर के ऊपर की पत्तियों में फैलता है। इसके उपचार के लिए जिनेब का 0.12% घोल का छिड़काव करना चाहिए दोस्तों। तना सड़न रोग तीसरा रोग है। पौधे के निचली गांठ से रोग संक्रमण प्रारंभ होता है तथा विगलन की स्थिति निर्मित होती है एवं पौधे के सड़े भाग में गंध आने से लगती है दोस्तों। पौधे की पत्तियां पीली होकर के सूख जाती हैं, पौधे कमजोर होकर के गिर पड़ते हैं। उपचार के लिए 50 ग्राम कैप्टान को 100 लीटर पानी में घोल बना करके जड़ों पर डालना उचित रहता है दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग मेन चीज की उपज की बात करेंगे। तो शीघ्र पकने वाली मक्के से जो है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलता है दोस्तों। मध्यम पकने वाली से 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर और देरी से पकने वाली से 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज जो है दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है।
फसल की कटाई और गहाई की बात करें तो फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात अर्थात चारे वाली फसल बोने के 60 से 65 दिन बाद, दाने वाली देसी किस्म बोने के 75 से 85 दिन के बाद, वो संकर संकुल किस्मों बोने के 90 से 115 दिन के बाद तथा दाने में लगभग 25% तक नमी होने पर कटाई करनी चाहिए दोस्तों। कटाई के बाद मक्का फसल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य गहाई है। इसमें दाने निकालने के लिए सेलर का उपयोग किया जाता है और इस तरीके से दाने को निकाल लिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे भंडारण की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कटाई व गहाई के पश्चात प्राप्त दानों को धूप में अच्छी तरीके से सुखा करके भंडारित करना चाहिए। यदि दानों का उपयोग बीज के लिए करना है तो इन्हें इतना सुखा लें कि आर्द्रता करीब 12% रहे, मॉइस्चर करीब 12% रहे। खाने के लिए दानों को बांस से बने बंडे या टीन से बने ड्रमों में रखना चाहिए। ठीक है, 3 ग्राम वाली एक क्विक फास्ट की गोली प्रति क्विंटल दानों के हिसाब से ड्रम या बंडों में रखें। रखते समय क्विक फास्ट की एक गोली को किसी पतले कपड़े में बांध करके दानों के अंदर डालें या एक ईडीबी इंजेक्शन प्रति क्विंटल दानों के हिसाब से डालें। इंजेक्शन को चिमटी की सहायता से ड्रम में या बंडों के आधी गहराई तक ले जाकर के छोड़ दें और ढक्कन को बंद कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से भंडारण करने से मक्का जो है कि सुरक्षित रहता है और उस पर जो है कि कोई रोग या व्याधियां नहीं आती हैं। तो आप बताएंगे दोस्तों कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।